जय हिंद। इस वीडियो हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम 3 टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं। द ग्रेट इंडियन हिमालय ग्रेट हिमालय, उसके बाद में कवर किया गया है द नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर 3rd नंबर पे द पेनिनसुलर प्लेटू को कवर किया गया है। अब बारी है द इंडियन डेजर्ट की, कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स की। तो शुरू करते हैं द इंडियन डेजर्ट से। डेजर्ट एक्चुअल में होता क्या है, किसे हम डेजर्ट बोलेंगे? डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बारिश कम होती है और इवापोरेशन ज़्यादा होता है। बारिश कम होगी तो वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं हो सकता है कम हो, ज़रूरी नहीं कम हो, डिपेंड करता है किस लोकेशन पे वो है। सेकंड केस में इवापोरेशन ज़्यादा होता है, मतलब पानी भाप बन के ज़्यादा उड़ जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं सूखने लग जाती हैं और लगभग पानी ना होने की वजह से यहाँ एक डेजर्ट टाइप का एरिया बन जाता है। ऐसा ही बना हुआ है द थार डेजर्ट, जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। थार डेजर्ट को इस मैप में यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्से और साथ में हरियाणा का कुछ पार्ट इसमें सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर एकमात्र रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर, जो अरावली से निकलती है, यहाँ पर से निकलती है और यहाँ तक आते आते समाप्त हो जाती है। एकमात्र रिवर है यहाँ पर लूनी रिवर। अब इसमें पानी पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई। पहले एक नहर बनाई गई, इसका नाम रखा गया राजस्थान नहर। बाद में इसी का नाम बदल कर रख दिया गया इंदिरा गांधी नहर, जो हरिके बैराज से निकाली गई है और इस एरिया में पहुंचाई गई। यहाँ से निकालकर यहाँ तक पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी मिल गया। पानी मिल जाने की वजह से यहाँ की लैंड तो फर्टाइल है ही, क्योंकि अलुवियल पार्ट का ही एक हिस्सा है। अब जब पानी मिलेगा तो यहाँ पर खेती भी की जाने लगी। जब खेती इस एरिया में होने लगी तो इस एरिया में लोग आकर बसने लगे और लोग यहाँ पर बस गए। इस तरह से बस गए कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड अगर कोई डेजर्ट है तो वो हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ही है। अब यहाँ का जो हिस्सा है सैंडी सॉइल अधिकतर यहाँ पे पाई जाती है, तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स वगैरह इतनी नहीं बनी है, वेजिटेशन भी थोड़ा नहीं है, तो उतनी डेंस वेजिटेशन ही बहुत दूर दूर पे पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें पत्तियों की जगह पर कांटे होते हैं, ताकि अपना जो पानी है उसको इवापोरेट ना कर पाए, और करें भी तो काफ़ी कम मात्रा में करें, ताकि पेड़ों को पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, पानी इनके लिए कम ना पड़े। तो इसीलिए पानी बचा लेते हैं। अब डेजर्ट तो वैसे ही रहता है, जहाँ जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ तो पानी मिल गया, खेती कर ली, लेकिन जहाँ पर नहीं वहाँ के लिए क्या? जब यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ में क्या करती है, बालू के कण को एक साथ ढो के ले जाती हैं। जब तेज चलेंगे तो ढो लिया, लेकिन जब इनकी हवाएं जो हैं उनकी स्पीड या रफ्तार कम हो जाती है तो इन कणों को अपने साथ लेकर नहीं जा पाती हैं और एक जगह पर जमा करती रहती हैं। जहाँ पर जमा करती है वहाँ पे कुछ और भी लैंडफॉर्म बन जाते हैं, जिन्हें हम बरखांस या सैंड दून के नाम से जानते हैं। बरखांस जो होते हैं हमारे, वो कुछ इस तरह के होते हैं, चंद्रमा के लगभग आकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे बरखांस। सैंड दून्स कुछ इस तरह के होते हैं, बालू के ही जमे हुए होते हैं। बालू जब डिपॉजिट एक रिज की फॉर्म में हो जाती है उसको सैंड दून्स कहा जाता है। ये एरिया जनरली जो रेनफॉल रिसीव करता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से करता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, भूमध्य सागर से इनका मानसून उठता है और राजस्थान में आके बारिश करता है। वो एक अलग टॉपिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा क्लाइमेट चैप्टर में। आगे चलते हैं तक कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एज पर द क्लास। वैसे तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गुजरात प्लेन्स को अलग रखा गया है, लेकिन इस क्लास में इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया है और केवल 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है।
पहला है वेस्टर्न घाट, दूसरा है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न घाट को और भी सब डिवाइड किया जाता है। वेस्टर्न घाट को गुजरात प्लेन्स, उसके बाद में महाराष्ट्र और गोवा में इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के रीजन में कन्नड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं, और कर्नाटक से लेकर कहाँ तक, तमिलनाडु तक इसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो एवरेज विड्थ है वो है 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में। और जो उसकी लोकेशन है वह अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। यहाँ जो एवरेज रेनफॉल है वो है ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की बारिश होती है। बारिश इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का रीजन पड़ता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा ना कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक मीडियम में एवरेज टेम्परेचर बना रहता है, जिसकी वजह से जो यहाँ वेजिटेशन पाई जाती है वो डेंस वेजिटेशन पाई जाती है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इस रीजन में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपनी बैक वाटर लेक्स के लिए भी बैक वाटर लैगून्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, जिसमें से एक ऐसी ही लैगून है जिसका नाम वेम्बनाड लेक, जिसमें एक त्यौहार भी मनाया जाता है केरल में। अब चलते हैं ईस्टर्न घाट की तरफ, ईस्टर्न घाट प्लेन्स की तरफ। ईस्टर्न घाट प्लेन्स को भी 3 तरह से सब डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा उत्कल प्लेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न सरकार, तीसरा हमारा है कोरोमंडल कोस्ट। इधर हमारा मालाबार कोस्ट था और इधर हमारा कोरोमंडल कोस्ट है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हमारे उत्कल प्लेन्स हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच के हिस्से तक जो ये वाले प्लेन्स पड़ते हैं इन्हें हम बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पड़ता है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। जनरली जो ईस्टर्न घाट प्लेन्स हैं इनमें जो नदियाँ बहती हैं, जिनमें मेन रिवर हैं गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नयार, और इसके अलावा कावेरी रिवर है। सबसे नीचे आती है वैगाई रिवर। ये सारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं और अपने साथ में थोड़े से, गंगा रिवर तो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में सिल्ट लाती है और अपने डेल्टा में जमा करती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो अपने सुंदरी फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। एवरेज जो इसकी विड्थ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो एवरेज विड्थ है वो है 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर, या कह सकते हैं 120 किलोमीटर की इसकी एवरेज विड्थ है। लोकेशन क्या है इसकी? बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में ये पाए जाते हैं। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। यहाँ पर है हमारी चिल्का लेक। चिल्का लेक सलाइन लेक है, हमारे इंडिया की महत्वपूर्ण झीलों में से एक है ये, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ती है। फिर दूसरी है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक हमारी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के इस वाले हिस्से में है। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली 2 है। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप हमारा जो पड़ता है अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार जो है वो है बे ऑफ बंगाल में। दोबारा से, लक्षद्वीप अरेबियन सी में और जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। साथ में रिपीट करिएगा ताकि इसको अच्छे से याद किया जा सकता है, क्लास के बाद इसको ध्यान रख सकते हो आप लोग। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, और लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड निकोबार भी एक यूनियन टेरिटरी है।
लक्षद्वीप का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ 36 आइलैंड ग्रुप पाए जाते हैं, 36 आइलैंड्स हैं इनका समूह क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, अमिनी द्वीप इस नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में इसको लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। ये एक कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड्स का ये समूह है। इसके बाद चलते हैं अंडमान एंड निकोबार की तरफ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार, जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स दो अलग अलग ग्रुप हैं जिनको कंबाइनली बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ देखते हैं, नीचे वालों को बोलते हैं निकोबार आइलैंड, ऊपर बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स। इन दोनों को मिला के कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसमें 572 आइलैंड ग्रुप आइलैंड्स हैं। इसमें यहाँ का जो क्लाइमेट है ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है। इसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में भी कंसीडर किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट उन रीजन्स को कहते हैं जहाँ पे वास्ट वेजिटेशन होती है, बहुत अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। साथ ही में अगर उनके ऊपर भविष्य में आने वाले खतरे बढ़ जाते हैं, या खतरे इस समय भी अवेलेबल है, अवेलेबल तो कहना ठीक नहीं होगा, खतरे इस समय भी उनके ऊपर हैं, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंतर्गत रखते हैं। वेस्टर्न घाट भी हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर ही आता है। और ईस्टर्न घाट में जो हमारे बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट के जो इस तरफ बे ऑफ बंगाल में आइलैंड ग्रुप है, मतलब अंडमान एंड निकोबार, ये स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के साथ साथ और भी कई सारी कंट्रीज आती हैं। इसी के रास्ते चाइना अपनी ट्रेडिंग करता है। चाइना का जो जीडीपी है अधिकतर वो इसी पे डिपेंडेंट, मैन्युफैक्चरिंग पे। अपना सामान विदेशों में खूब ज़्यादा बेचता है, ऑलमोस्ट इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा अपना सामान ये सेल करता है। और जब भी इसको अपना सामान बेचना होता है तो भेजता किस रास्ते से? इधर से होके इसका सामान आता है, शिप्स वगैरह आते हैं और यहाँ से होके जाना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट क्रॉस इनको यहीं से करना पड़ेगा, इंडियन ओशियन से ही होके जाना पड़ेगा। अब इंडियन ओशियन में डोमिनेंट है इंडिया की जितनी बाउंड्री शेयर होती है इंडियन ओशियन में, उतनी किसी और देश की नहीं होती। दूसरा, पावरफुल भी है इंडिया, तो इसी वजह से चाइना को हमेशा एक खतरा रहता है कि इंडिया यहाँ पे पावरफुल है, किसी न किसी तरह से इसको कमज़ोर किया जाए। अब इसी के लिए अपनी नई नई तरकीबें लगाता रहता है और इंडिया को इन वाले हिस्सों में कभी यहाँ तो कभी यहाँ उलझाया रहता है, ताकि उतना इंडिया ग्रो ना कर पाए और चाइना के लिए उतनी मुसीबत खड़ी ना कर पाए। लेकिन हम इंडिया वाले किससे कम है? चाहेंगे तो आसमान को भी धरती पे ला देंगे। तो हाँ, इसीलिए ये स्ट्रैटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कई सारे दूसरे देशों ने, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रसिया, इन देशों ने भी छोटे छोटे आइलैंड्स पर अपने सैन्य अड्डे ले रखे हैं, ताकि इंडिया इस रीजन में बहुत पावरफुल ना हो और इनको ट्रेनिंग करने में कोई समस्या ना हो। फिर इसके आगे चलते हैं। एक टॉपिक बताया गया है जिसे बोलते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और इनके डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने इनको स्टेप वाइज बताया था। इन्होंने कहा था सबसे पहले जो बनती है कोरल रीफ, वो बनती है फ्रिंगिंग कोरल रीफ, उसके बाद में बनती है बैरियर रीफ, फिर सबसे लास्ट में बनती है एटॉल। इन सभी के बारे में हमें फिलहाल नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ है वो कौन सी है। वो है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में पाई जाती है। चार्ल्स डार्विन यहाँ भी गए थे और चार्ल्स डार्विन का जो जहाज था इस हिस्से में उनका निचला हिस्सा रगड़ गया था, बर्बाद हो गया था वो। तब जाके इन्होंने यहाँ की स्टडी भी करी थी
उन्होंने ये पता लगाया कि ये उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ, अचानक से ये क्या इसके नीचे चीज़ आ गई। तो फिर इन्होंने अपनी स्टडी करी और इन कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है पैसिफिक ओशन में पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में, और ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में पड़ता है हमारा इंडियन ओशन। मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर इधर देखेंगे तो कहीं यहाँ वाले रीजन में होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर से अगर आपको कोई भी डाउट बनते हैं तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग चाहें तो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी लेकर मैं अगले वीडियो में आ सकता हूँ। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। जय हिंद।